ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अरुण इंग्लिश विद कादिम अकील। और आज हमारे ये प्रोनाउन का चौथा वीडियो है और इसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी रहता है। क्या होता है मैं वो बताता हूँ। पहले आप थोड़ा सा इसको बेसिक समझ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन देखेंगे, फिर बात क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन दो काम करता है। प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन। रिलेटिव प्रोनाउन कोई भी वर्ड अगर इसको बंद करो, रिलेटिव प्रोनाउन है तो रिलेटिव प्रोनाउन दो काम करता है, प्रोनाउन और कंजंक्शन। देखो, प्रोनाउन होने का मतलब है कि रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा और कंजंक्शन होने का मतलब ये है कि ये चीज़ों को ज्वाइन करेगा। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन एक पंथ दो काज करता है। एक पंथ दो काज करने का मतलब ये है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही, उसके साथ साथ जोड़ेगा भी। जोड़ने का मतलब है कि सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ेगा, वर्ब को वर्ब से जोड़ सकता है, जो कंजंक्शन का काम करता है। ठीक है, अब इधर सुनो, रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हु है, whom है, which है, that है और what है। ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हु जो है, इसका यूज आप तब किया करो जब सब्जेक्ट की जरूरत हो, और कंजंक्शन तो बनेगा ही। और हु का यूज आप पर्सन के लिए करते हो। हुम का यूज आप तब किया करो जब ऑब्जेक्ट की जरूरत हो। ठीक है, और इसका यूज भी आप पर्सन के लिए करते हो। विच जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, विच की फॉर्म सेम रहती है, इसका यूज हम थिंग्स के लिए करते हैं। दैट की भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म सेम रहती है और इसका यूज हम पर्सन और थिंग्स के लिए करते हैं। अब एक बात देखिए, अब देखना है यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव क्लॉज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज क्या होती है? एडजेक्टिव क्लॉज होती है। एडजेक्टिव क्लॉज होने का मतलब ये हो गया कि ये क्लॉजेस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे। इसका समझ में आया? Yes, sir. रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है रिलेटिव क्लॉज बनाना। रिलेटिव क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज होती है। एडजेक्टिव क्लॉज होने का मतलब ये होगा कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगी किसी सेंटेंस के अंदर। ये बात समझ में आ गई? और अभी क्लॉज क्या होती है वो भी बताऊँ। रिलेटिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। क्लॉज क्या होती है वो भी एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, बहुत डिटेल में 3 लेक्चर में कवर अप होगा। अभी ये बेसिक्स हैं जो आपको याद होने चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आई होप आपने ये उतार लिया होगा। अब देखिए, अभी तो ये बेसिक नहीं उतारना, क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा। अब मैं वो बता रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा बेसिक्स है, फिर हम एक एक करके सब कवर अप करेंगे। क्लॉजेस जो होती हैं, देखो वो नॉन क्लॉज होती हैं। क्या होती हैं वो एक एक करके आपको सब पता चल जाएगा। एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, ये ही 3 तरीके की क्लॉजेस होती हैं। नॉन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। नाउन या नाउन क्लॉज मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना। तो कोई भी क्लॉज नाउन होगी तो वो या तो सब्जेक्ट बनेगी या ऑब्जेक्ट बनेगी। एनीवे, अभी एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, पेशेंस रखना। देखो बाबू, जो दैट है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन भी है। जब दैट रिलेटिव प्रोनाउन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन दोनों होते हैं। प्रोनाउन होने का मतलब ये हो गया कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनेगा। कंजंक्शन होने का मतलब हो गया ये ज्वाइन करेगा। जब दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है
तो ये एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है। ये वाली बात याद रखना, एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है। ये बेसिक्स हैं जो आपको काम में आएंगे, पहले से बता देता। दैट जो है कंजंक्शन भी है, सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन है, दैट कंजंक्शन भी है। जब दैट कंजंक्शन होगा तो ये नाउन क्लॉज बनाएगा, नाउन क्लॉज बनाएगा। नाउन क्लॉज बनाने का मतलब ये हो गया कि दैट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। बाबू जब दैट कंजंक्शन होता है तो नाउन क्लॉज बनाता है, जब दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है। ठीक है, अब एक चीज़ और देखना, ये बेसिक्स हैं जो अभी यहाँ क्लियर कर लेते हैं। वॉट भी रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन होने का मतलब ये हो गया कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनेगा, प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन। प्रोनाउन का मतलब हो गया कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, कंजंक्शन होने का मतलब ये हो गया ये चीज़ों को ज्वाइन करेगा। जब वॉट रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो ये नाउन क्लॉज बनाता है। क्या बनाता है? नाउन क्लॉज। अभी आप देखिए, इस वाली बात को याद करने वाली बात है। सारे रिलेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव क्लॉज बनाते हैं, वॉट भी रिलेटिव प्रोनाउन है लेकिन ये नॉन क्लॉज बनाता है। अब नॉन क्लॉज दो जगह बन रही है, एक दैट से बन रही है और एक वॉट से बन रही है। लेकिन जब वॉट से नॉन क्लॉज बन रही है तो उस केस में वॉट रिलेटिव प्रोनाउन है, और जब दैट से नॉन क्लॉज बन रही है तो वहां पर दैट कंजंक्शन है। इतनी बातें बस मुझे बेसिक बतानी थी एक एक करके। ठीक है, ये क्रक्स है रिलेटिव प्रोनाउन का। अगर ये चीज़ें आपको याद होंगी तो मज़ा आ जाएगा। फिर तुम कहोगे कि रट्टा नहीं मानना पड़ेगा कि दैट की जगह वॉट लिख दो, वॉट की जगह दैट लिख दो। ये क्रक्स था। ठीक है, अब हम आते हैं एक एक करके क्वेश्चन पे। आई होप आपने आप उतार लिया होगा। चलिए बता दो। अब देखो कैसे सवाल कैसे आते हैं। ये क्लॉज क्या होती है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है, एडवर्ब क्लॉज क्या होती है, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पेशेंस रखना। ये देखो, सबसे पहले बाबू मैंने आपको बताता हूँ हु वर्सेस whom। आपको पता है हु क्या है, सब्जेक्ट, और whom क्या है, ऑब्जेक्ट। दोनों ही रिलेटिव प्रोनाउन है। जब दोनों ही पर्सन्स के लिए यूज होते हैं। जब सब्जेक्ट की जरूरत हो तो वो लिखना, ऑब्जेक्ट की जरूरत हो तो whom लिखना। अब सवाल से शुरुआत करते हैं। Drowning child. They rewarded the man who saved the drowning child. This is extremely important. आपने दे सब्जेक्ट लिखा, रिवॉर्डेड मेन वर्ब लिखी, द मैन उसका ऑब्जेक्ट लिखा। ठीक है, तो ये एक क्लॉज हो गई, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये क्लॉज फर्स्ट हो गई। फिर आपने whom लिखा, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। फिर आपने लिखा सेव्ड द ड्रॉनिंग चाइल्ड। अब सेव वर्ब लिखी, द ड्रॉनिंग चाइल्ड उसका ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब एक मिनट, अब बाबू देखो, ये क्लॉज 2 है, ये क्लॉज 2 है। अब आप एक चीज देखना बाबू, ये क्लॉज 1, ये क्लॉज 2, इनको जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन। जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन। अच्छा बाबू आप एक चीज देखना, ये सेव्ड वर्ब है, दे रिवॉर्डेड द मैन। अब यहाँ पर आपने ये जो द मैन लिखा है, ये द मैन इस रिवार्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है नहीं, इस रिवार्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। एट द सेम टाइम ये जो द मैन है, ये सेव वर्ब का सब्जेक्ट भी है। क्या है? सब्जेक्ट भी है, क्योंकि मैन ने ही तो सेव किया है, लेकिन मैन को रिवार्ड किया गया है, तो द मैन जो है रिवार्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, सेव वर्ब का सब्जेक्ट हो गया। बाबू हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए, एक ऐसा वर्ड चाहिए जो दे रिवार्डेड द मैन क्लॉज 1 को और सेव्ड द ड्रॉनिंग चाइल्ड क्लॉज 2 को जोड़ दे, उसके साथ साथ
सेव्ड द ड्राउनिंग चाइल्ड, ये जो क्लॉज 2 है इसका वो सब्जेक्ट भी बन जाए, क्योंकि इस वाली क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट की कमी है, सब्जेक्ट की कमी है नहीं है, वर्ब लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट की कमी है। उसके साथ साथ अगर सब्जेक्ट की कमी के साथ साथ इस क्लॉजेस को भी हमें जोड़ना है, इन दो क्लॉजेस को जोड़ना है बाबू। तो ऐसा काम कौन करता है कि जो सब्जेक्ट भी बन जाए, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट भी बने और उसके साथ साथ कंजंक्शन का भी काम करे। ऐसा काम तो सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं। कौन करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। ऑल राइट, रिलेटिव प्रोनाउन आपके सामने लिखा हुआ है हु और whom। अच्छा, आप लोगों को पता है whom जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, who सब्जेक्टिव केस है। अब हमें यहाँ पर किसकी जरूरत है बाबू? सब्जेक्ट की जरूरत है। किसकी जरूरत है? सब्जेक्ट की जरूरत। हमें कैसे पता चला सब्जेक्ट की जरूरत है? बाबू आप देखो यहाँ पर सेव्ड वर्ब लिखी हुई है। अब इस सेव्ड वर्ब को जरूरत है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कौन है? हु होता है या whom? whom नहीं होता, हु होता है। एक चीज और सुनो बाबू, ये आपने हु किसके लिए यूज किया है? इस मैन के लिए, इस मैन के लिए। तो बाबू ये जो रिलेटिव प्रोनाउन हु है, जिस वर्ड के लिए यूज कर रहे हो द मैन, इसको आप एंटीसीडेंट बोलोगे। क्या बोलोगे? एंटीसीडेंट। क्या बोलोगे? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट ऐसे वर्ड्स होते हैं, मतलब ऐसा कोई भी चीज जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हो उसको आप एंटीसीडेंट बोलते हो। रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एंटीसीडेंट। हियर इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस द मैन is an antecedent and at the same time this antecedent is the doer of the verb save, so we need a subject। ये चीज समझ में आ गई? ऑल राइट, ये एक एग्जाम्पल था। तो रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट्स क्या होते हैं? नाउन, नाउन या फ्रेजेस फॉर विच रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड। एक चीज और यही मैं बता देता हूं, रिलेटिव प्रोनाउंस का नंबर और जेंडर नहीं होता। दे हैव द सेम नंबर और जेंडर एज देयर एंटीसीडेंट। इसका मतलब क्या होगा? बाबू रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर होंगे प्लूरल होंगे, आप किसके ये पता लगा सकते हैं? नहीं। जिस वर्ड के लिए यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम पता लगाते हैं। अब यहाँ पर हम कहें हु सिंगुलर है प्लूरल है, हु यूज किसके लिए हो रहा है? द मैन के लिए, तो हु यहाँ पर सिंगुलर हो गया। अच्छा, हु का जेंडर क्या है यहाँ पर? बाबू मेल है, क्योंकि मैन के लिए यूज हो रहा है। अगर यहाँ पर मैन होता MEN तो हु का नंबर प्लूरल हो जाता। तो रिलेटिव प्रोनाउन का जो नंबर है वो सिंगुलर, उनका कोई नंबर नहीं होता, कोई जेंडर नहीं होता, उनका वही नंबर और वही जेंडर होता है जो कि एंटीसीडेंट का होता है। ये पहला सवाल था, मैंने इतनी चीज़ें आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके देखते हैं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसको बच्चे ज़्यादातर रट लेते हैं। वो हो तो वो लिख लो, वो हो तो वो लिख लो और हो गया काम। एक और सवाल देखना हो, इसको बंद कर दो। पुलिस caught the boy whom stole your money। पुलिस caught the boy whom stole your money। बाबू यहाँ पर पुलिस आपने सब्जेक्ट लिखा, कॉड मेन वर्ब लिखी, द बॉय ऑब्जेक्ट लिखा, एक क्लॉज हो गई। फिर आपने यहाँ पे स्टोल मेन वर्ब लिखी, योर मनी इसका ऑब्जेक्ट लिख दिया, ये क्लॉज 2 हो गई, इसमें सब्जेक्ट की कमी है। अब पुलिस कॉट द बॉय, बाबू स्टोल वर्ब है, यहाँ पर आपने होम लिखा। होम रिलेटिव प्रोनाउन तो है लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन है। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग यूज होते हैं? एंटीसीडेंट के। होम को आप यूज किसके लिए कर रहे हो? द बॉय के लिए। लेकिन आप ये देखो, ये जो द बॉय है ये स्टोल वर्ब का सब्जेक्ट है या नहीं? सब्जेक्ट है, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। अब एंटीसीडेंट तो सब्जेक्ट है आगे वाली वर्ब के लिए,
तो हमें कौन सा केस चाहिए? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या होता है? हु होता है। एक सवाल और देखो, उसमें ऑप्शन आएगा हु और होगा। जैसे हम पता है सब्जेक्ट केस की जो होती है तो डायरेक्ट बोल रहा है जैसे द बॉयज, एक मिनट रुको अभी बाबू, और बहुत सारे सवाल आए। The boys who we have selected in our team are playing in the field. This is extremely important बाबू। यहाँ पर आपने the boys लिखा, the boys सब्जेक्ट है, उसके बाद आपने who एक सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लिख दिया, ये सब्जेक्ट 2 हो गया, ठीक है। the boy सब्जेक्ट 1 है। अब इस the boy को अगर आपने स्टार्टिंग में लिखा है तो सब्जेक्ट के बिना वर्ब नहीं आती, वर्ब के बिना तो सब्जेक्ट, मतलब ऐसे वर्ब मैं बताने ये चाहता हूँ कि अगर आप एक सब्जेक्ट लिख रहे हो तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब हमेशा लिखोगे, लेकिन अगर आप वर्ब लिख रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ सब्जेक्ट लिखोगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम डायरेक्टली मेन वर्ब से शुरू करते हैं। अगर एक सब्जेक्ट लिख रहे हो तो उसकी वर्ब भी ज़रूर होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर एक वर्ब लिख रहे हो तो आप उसके साथ सब्जेक्ट लिखो। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस वी डोंट राइट सब्जेक्ट विद अ वर्ब, ठीक है। द सब्जेक्ट इज, दो द सब्जेक्ट इज देयर अंडरस्टूड, ठीक है, यू, बट वी डोंट राइट इट एनीवे। तो बाबू आपने द बॉय लिखा, द बॉय सब्जेक्ट है। अब इस द बॉय को आपने वर्ब तो दी नहीं, लेकिन आगे देखो, जब अगर सब्जेक्ट को, अगर नाउन को वर्ब स्टार्टिंग में नहीं मिलती है तो फिर वर्ब उसको लास्ट में जाके मिलती है। ये जो आपने आर प्लेइंग इन द फील्ड लिखा है, ये वर्ब 1 है किसकी? इस द बॉय की। द बॉयज आर प्लेइंग, इसकी ही तो वर्ब है, इसकी वर्ब है नहीं। फिर आपने लिखा हु, फिर आपने एक और वी लिख दिया, वी ये सब्जेक्ट 3 है, इसके साथ साथ आपने हैव सिलेक्टेड, इसकी वर्ब लिख दी है सब्जेक्ट 3 की। अब आप मुझे बताओ, ये हु भी तो सब्जेक्ट है, रुको, हु सब्जेक्ट है, अब इसकी वर्ब कहाँ है? द बॉय सब्जेक्ट था, उसकी वर्ब आर प्लेइंग इन द फील्ड होगी। वी एक सब्जेक्ट था, उसकी वर्ब जो है हैव सिलेक्टेड होगी। अब मुझे बताओ, हु की वर्ब तो है नहीं, अगर सब्जेक्ट हो तो उसकी वर्ब भी जरूर होगी सेंटेंस में, तो ये तो बात होगी गलत, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या लिखना पड़ेगा? अब देखो, द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, ठीक है, वी हैव सिलेक्टेड इन आवर टीम। तो अब एक क्लॉज ये हो गई, वी हैव सिलेक्टेड इन आवर टीम, और एक क्लॉज द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। इन दो क्लॉजेस के अपने अपने खुद के सब्जेक्ट हैं, इन दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम हुम कर रहा है। उसके साथ साथ द बॉयज को ही जो सिलेक्ट किया गया है, लेकिन सिलेक्ट किसी और ने किया है, उसका सब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब आप देखो, ये जो सिलेक्ट वर्ब है बाबू, क्या चीज? सिलेक्ट किसको किया है? बॉयज को। तो बॉयज ऑब्जेक्ट हो गए, नहीं हो गए? बॉयज ऑब्जेक्ट हो गए। अच्छा, हुम आपने यूज किसके लिए किया है? द बॉयज के लिए। द बॉयज के लिए तो किया है, द बॉयज के लिए ही हुम यूज किया है। तो ये जो हुम है बाबू, ये सिलेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सिलेक्ट किसी को किया है ना, तो हुम किसका वर्ब, किसका ऑब्जेक्ट है? सिलेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट। ये चीजें मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से समझे बाबू। आपने हु की जगह हुम लिख दिया। हुम क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन होने का मतलब ये हो गया, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनेगा। अच्छा, हुम तो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव केस है, और कंजंक्शन तो चलो हमें समझ में आ गया था, बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, वी हैव सिलेक्टेड इन आवर टीम, इन दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अब ये ऑब्जेक्ट भी तो है। ऑब्जेक्ट किसका बन रहा हूँ? तो ये सिलेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट बना, क्योंकि सिलेक्ट किसको किया आपने? बॉयज को किया, तो ये सिलेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है। ये बात समझ में आ रही है? होम कहाँ पे जाएगा? हाँ, हु की जगह होम लिख दो, ठीक है, समझ में आया ये वाली बात? तो ये सिलेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है, क्योंकि सिलेक्ट किसको किया था? बॉयज को, और बॉयज के लिए आपने प्रोनाउन, अब ये जो बॉयज हो गए सिलेक्ट वर्ब के ऑब्जेक्ट हो गए। अब इसके लिए हमें कोई प्रोनाउन यूज करना है तो वो हुम करेंगे। अब हुम जो है सिलेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, उसके साथ साथ द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड क्लॉज 1, और हुम और वी हैव सिलेक्टेड इन आवर टीम क्लॉज 2 का कंजंक्शन भी हो गया, जोड़ भी रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन यही काम करते हैं, जोड़ते भी हैं, और नाउन प्रोनाउन की तरह भी काम करते हैं। प्रोनाउन की तरह काम करने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी है। 2 सवाल एक एक करके मैं चाहता हूँ आप लोग ऐसे समझे, इस तरीके से, ये क्लैरिटी है, रट्टा नहीं मारना। हो वो तो वो लिख दो, हो तो वो लिख दो, ठीक है।
और सवाल देखो। देखो भाई, सब इधर देखो। वी मेट द बॉय whom you said had won the gold medal। अब आपने वी सब्जेक्ट लिखा, मेट इसकी वर्ब वन लिख दी, द बॉय इसका ऑब्जेक्ट वन लिख दिया। फिर आपने यहाँ पर सैड वर्ब लिखी, इसका सब्जेक्ट टू लिख दिया और सैड वर्ब इसकी वर्ब टू हो गई, ठीक है। फिर आपने हैड वॉन लिखा, हैड वॉन भी तो वर्ब है, ये वर्ब थ्री है, ये क्या है वर्ब थ्री है, ठीक है। द गोल्ड मेडल उसका ऑब्जेक्ट है। बाबू सब्जेक्ट वन था, बी सब्जेक्ट वन था, इसको वर्ब वन मिल गई। यू सब्जेक्ट टू था, इसको वर्ब टू मिल गई। हैड वॉन ये भी तो वर्ब है, ये वर्ब थ्री है, इसको सब्जेक्ट नहीं मिला। आपने यहाँ पर होम लिख दिया। होम क्या है ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन है। आपको क्या चाहिए, क्यों सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हैड वॉन को उसका सब्जेक्ट मिसिंग है, हैड वॉन का सब्जेक्ट मिसिंग है। हु आएगा, क्या आएगा, हु क्यों आया समझ में आया, क्योंकि ये हु इसका हु हैड वॉन द गोल्ड मेडल। कहाँ ऑब्जेक्ट मांग रहा है, हु तो सब्जेक्टिव केस है ना। हाँ हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला, वही तो बोला मैंने कि हु की जगह हु लिखो, क्योंकि एक सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट होते हैं उतनी वर्ब होती है ना। बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, सारी चीज़ें बताते हैं, मैं भी बोल देता हूँ, लेकिन ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट और नंबर ऑफ वर्ब भी काउंट कर लिया करो। 3 वर्ब हैं और 2 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट की कमी है लिखो। जहाँ ऑब्जेक्ट में कमी होगा तो वहाँ पे रूम लिखेंगे। एक और देखना, Ayan helped the woman whom he thought had cancer। Ayan helped the woman। अब अयान आपने एक सब्जेक्ट लिखा, हैड उसकी वर्ब वन लिखी, ठीक है। फिर द वुमन इसका ऑब्जेक्ट टू लिखा, फिर एक ही सब्जेक्ट टू लिखा, थॉट जो है वर्ब टू लिखी, फिर आपने हैड ये भी वर्ब टू वर्ब है, ये वर्ब से लिखा, ठीक है। कितनी वर्ब है, वर्ब तीन सर, 2 ऑब्जेक्ट हैं दो, सर। एक सब्जेक्ट। सर एक सब्जेक्ट है ये इसको ऑब्जेक्ट सर, क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट अब में चाहिए 3 वर्ब हैं 2 सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट मिसिंग है ना। ऑब्जेक्ट भी तो 2 ही हैं, आपने 3 में कर दी ऑब्जेक्ट। कहाँ सर, कैंसर जो नहीं है इसका ये नहीं तो है। सर, एक ऑब्जेक्ट होगी और इधर हाँ? दूसरा ऑब्जेक्ट है कि कैंसर दूसरा ऑब्जेक्ट है ना, पहला ऑब्जेक्ट तो योग्य हाँ। में। दूसरा होगा। सर मैं यही तो कह रहा हूँ, कैंसर दूसरा। अब आप देखो, वर्ब 3 है, सब्जेक्ट 2 है, आपको क्या चाहिए। सब्जेक्ट चाहिए। यस सर, ऐसे गिन लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, है ना? ऐसे भी गिन सकते हो, लेकिन तरीका ये नहीं है, तरीका जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा। तरीका में हल्का यही लगा ठीक है। हल्का लगने से मतलब नहीं है, हल्का भारी थोड़ी होगा, सही क्या है वो देखो। सही क्या है? आया बीच में किया गिल्ली लाती होती इधर मार के इधर खाई तो इधर खाई। चलो थोड़ा सा और देखो। अब थोड़ा सा मैं क्लॉक बताता हूँ, क्योंकि तुम लोग बहुत टेंशन में लेते हो। देखो। इधर देखो सब लोग, प्रीपोजिशन के बाद नाउन, प्रोनाउन या वर्ग की आईएनजी फॉर्म। प्रीपोजिशन के बाद नाउन, प्रोनाउन या वर्ग की आईएनजी फॉर्म लिखते हो और फिर वो बनती है प्रीपोजिशनल फ्रेज।
यस सर प्रीपोजिशनल फ्रेज या तो एडजेक्टिव होती हैं या एडवर्ब होती हैं। एडजेक्टिव होने का मतलब ये है कि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे। एडवर्ब होने का मतलब ये है कि जैसे वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब को क्वालिफाई करेंगे। अब आ जाते हैं उधर बाबू, अगर एक वर्ड एडजेक्टिव का काम करे तो एडजेक्टिव, एक से ज़्यादा वर्ड अगर एडजेक्टिव का काम करें एडजेक्टिव फ्रेज। द बॉय आपने यहाँ पर लिखा, ये नाउन लिखा, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इन आपने लिखी, ये प्रीपोजिशन है। शर्ट उसका ऑब्जेक्ट है। रेड ये एडजेक्टिव हो गया। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर प्रीपोजिशन फ्रेज होती है। प्रीपोजिशन फ्रेज या तो एडजेक्टिव होंगी या एडवर्ब होंगी। अब बस मुझे तुम ये बताओ, इन द रेड शर्ट ये किसके लिए यूज की गई है? बॉय के लिए ना? सर बॉय क्या है? नाउन है एडजेक्टिव है सर ये। एडजेक्टिव समझ में आया? यस एक वर्ड अगर एडजेक्टिव का काम करे एडजेक्टिव, एक से ज़्यादा वर्ड अगर एडजेक्टिव का काम करें एडजेक्टिव फ्रेज। अब एक बाबू, अगर प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन वर्ड के एनजी फॉर्म लिखते हो तो प्रीपोजिशन फ्रेज होती है, या तो एडजेक्टिव होंगी या एडवर्ब होंगी। हमें कैसे पता चलेगा एडजेक्टिव होंगी या एडवर्ब होंगी? हम टैली करके देख लेंगे। जैसे इन द रेड शर्ट जो है ये बॉय नाउन के लिए यूज़ की गई है, बॉय नाउन है, तो इन द रेड शर्ट प्रीपोजिशन फ्रेज एडजेक्टिव का काम कर रही है, आप एडजेक्टिव फ्रेज बोल दो। सर बाकी बच्चों को जो रह गया ये क्या है? हाँ? सर ये तो आज ही कम लग गई हाँ जी, तबीयत खराब है। हाँ, सर ये बाकी बच्चों को रह गया सेंड दिस लेटर फॉर यू। प्रेडिकेट हुआ। अब ये देखो, ये होगी तब आ गई। इतना एक बात मैं और बता देता हूँ बाबू, एक चीज देखना, ये भी तो फॉर प्रीपोजिशन है और ये भी तो ऑब्जेक्ट है। अब ये प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट बाबू, ये क्या है? रीजन है। क्या है? रीजन। जितने भी जो रीजन होते हैं वो वाई का रिप्लाई होते हैं। वाई का रिप्लाई एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं? तो ये वाली फ्रेज क्या हो जाएगी? एडवर्ब फ्रेज हो जाएगी। वाई रीजन वाई का रिप्लाई होते हैं, वाई के रिप्लाई एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगी। अभी और देखो, तो एक वर्ड अगर एडजेक्टिव का काम करे एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव अगर एक से ज्यादा वर्ड एडजेक्टिव का काम करे एडजेक्टिव फ्रेज। एक काम करे एडजेक्टिव फ्रेज समझ में आई? तो आप इन द रेड शर्ट को क्या बोलोगे? मैं लिख देता हूँ, ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव। दूसरी सर एडजेक्टिव बोला ही बता दीजिए सर, बता हाँ। सर एडजेक्टिव फ्रेज है ना सर, एडजेक्टिव बोला बता दीजिए एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, गुड, बस ये- स्मार्ट, ये एडजेक्टिव होते हैं ना। और ये जो विस्तार में है तो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। अगर एक से ब्यूटीफुल एक वर्ड है, मैंने कहा उससे समझ मैंने विस्तार में ना बता रहा, ब्लू भी है, काला भी है, लाल भी है। ये विस्तार पता नहीं, विस्तार छोड़ो। अगर एक वर्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है एडजेक्टिव, अगर एक से ज्यादा वर्ड एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, उसकी विशेषता बताना, है नहीं? देखना होगा इस वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सपेक्टेशन ओवर हियर, द बॉय हु इज वेटिंग आउटसाइड इज माय कजिन। बाबू आपने द बॉय लिखा, नाउन ने सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। फिर आपने देखो हु सब्जेक्टिव के इसका रिलेटिव प्रोनाउन लिखा, इज वेटिंग आउटसाइड उसका प्रेडिकेट लिखा। अब बाबू देखो, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, वेटिंग यहाँ क्या है? मेन वर्ब है। लेकिन अगर आप एक चीज गौर से देखोगे बाबू, तो हु इज वेटिंग आउटसाइड ये पूरे का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है या नहीं है? इस ग्रुप ऑफ वर्ड में एक सब्जेक्ट भी है, एक वर्ब भी है, ठीक है, एक वर्ब भी है। लेकिन अगर आप एक गौर से बात देखोगे तो हु इज वेटिंग आउटसाइड आप पाओगे कि ये जो हु इज वेटिंग आउटसाइड है ये द बॉय नाउन के लिए यूज की गई। क्या चीज? द बॉय नाउन को तो डिफाइन कर रही है, बात समझ में आ रही है? हु इज वेटिंग आउटसाइड ये किसके लिए यूज किया गया ग्रुप ऑफ वर्ड? द बॉय के लिए। तो ये इसको डिफाइन कर रही है, तो मैं इसको एडजेक्टिव बोलूंगा नहीं बोलूंगा? एडजेक्टिव बोलूंगा। लेकिन एक बात आप इसमें ऑब्जर्व करोगे कि ये हु इज वेटिंग आउटसाइड ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है इसके अंदर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। इस सर्वर हो गया। तो बाबू
उसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे क्लॉज। क्या बोलेंगे बाबू? क्लॉज। अब आप इसको बोलोगे एडजेक्टिव क्लॉज। क्या बोलोगे? एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों बोल रहे हैं? फ्रेज क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं। तो जब ग्रुप ऑफ वर्ड बाबू, अगर एक वर्ड किसी नाउन को आप प्रोनाउन को क्वालिफाई करें एडजेक्टिव, ठीक है, एक से ज़्यादा वर्ड किसी नाउन को क्वालिफाई करें एडजेक्टिव फ्रेज, अगर बहुत सारे वर्ड मतलब एक से ज़्यादा वर्ड किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं और उन वर्ड में अगर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब दोनों हैं तो फिर आप उसको एडजेक्टिव क्लॉज बोल दोगे। क्या बोल दोगे? तो हु इज वेटिंग आउटसाइड जो है ये एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज है नहीं, ये है एडजेक्टिव क्लॉज। आप इसको एडजेक्टिव फ्रेज क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि इसमें क्या है? इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं। मैंने तुम लोगों को एक बात बताई थी, देखो जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव क्लॉज बनाते हैं और रिलेटिव क्लॉज क्या होती है? हमेशा ही एडजेक्टिव क्लॉज होती है। क्या होती है? रिलेटिव क्लॉज हमेशा ही क्या होती है? एडजेक्टिव क्लॉज। सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ के? वॉट को छोड़ के। वॉट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो एडजेक्टिव क्लॉज ना बनाकर नाउन क्लॉज बनाता है। क्या बनाता है? नाउन क्लॉज बनाता है। चलो ये क्लॉज समझ में आई तुम्हें? हाँ सर, समझ में आया। कंजक्शन का बनाता है? कंजंक्शन क्लॉज नहीं होती है। बताया ना, कंजक्शन बनाता है। कहाँ बनाता है? जब दैट कंजंक्शन होता है तो नॉन क्लॉज बनाता है। इधर देखो, I will call you at 8 PM। बाबू आपने यहाँ पर आई सब्जेक्ट लिखा, विल कॉल वर्ब लिखी, यू ऑब्जेक्ट लिखा, उसके बाद एट प्रीपोजिशन लिखा और ये 8 PM नाउन लिख दिया इसका। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मतलब ये ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट या तो एडजेक्टिव क्लॉज या। अब आप मुझे बताइए 8 PM को क्या बोलूँ? ये किसके लिए यूज़ हो रहा है? यू के लिए या कॉल के लिए? किसके लिए? कॉल के लिए। कॉल क्या है? वर्ब है। कोई भी चीज़ वर्ब को डिफाइन करती है आप उसको क्या बोलते हो? तो ये एडवर्ब फ्रेज बोलते हैं। क्या हो गई? एडवर्ब फ्रेज। क्यों? क्योंकि ये कॉल वर्ब के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल और बता दो। He has faced all the challenges like a man। अब वो आपने यहाँ पर ही लिखा, सब्जेक्ट हैज फेस्ड मेन वर्ब लिखी, ऑल द चैलेंजेस उसका ऑब्जेक्ट लिख दिया, फिर लाइक जो है तो प्रीपोजिशन लिखी, आ मैन उसका ऑब्जेक्ट लिख दिया। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर या तो एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज। अगर आप देखोगे तो ये जो लाइक का मैन है ये हाउ का रिप्लाई है। किसका? हाउ के रिप्लाई जितने भी होते हैं वो मैनर होते हैं और मैनर जो होते हैं वो एडवर्ब दिखाते हैं। तो ये लाइक का मैन क्या हो गई? एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज। एक और देखो, I will call you। I will call you I will call you when I reach Delhi। बाबू यहाँ पर आपने आई सब्जेक्ट लिखा, विल कॉल वर्ब लिखा, यू ऑब्जेक्ट लिखा, फिर आई रीच दिल्ली, ये आपने इसमें एक सब्जेक्ट लिख दिया, बीच वर्ब लिख दी और ये जो है ऑब्जेक्ट लिख दिया। फिर आपने एक कंजंक्शन यूज़ कर लिया वेयर।
अब आप मुझे बताओ, ये भी तो क्लॉज हो गई, लेकिन व्हेन आई रीच दिल्ली किसके लिए यूज हो रही है? यू के लिए या कॉल के लिए? कॉल के लिए किसके लिए? कॉल कॉल अब बाबू ये भी तो क्लॉज है, ये कॉल के लिए यूज हो रही है। कॉल क्या है? वर्ब है। अच्छा, ये व्हेन का रिप्लाई है, किसका? व्हेन का रिप्लाई टाइम होते हैं, टाइम भी एडवर्ब होते हैं, तो इसको आप क्या बोलोगे? एडवर्ब क्लॉज। फ्रेज क्यों बोलोगे? क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो इसको एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, एक और बताते हैं। I saw Ayan where we met him yesterday. सौ वर्ब लिखी, आयान उसका ऑब्जेक्ट लिखा, बी फिर सब्जेक्ट लिखा, मैट हिम यस्टरडे ये भी एक प्रेडिकेट लिख दिया, फिर आपने वेयर कंजंक्शन का यूज किया। ठीक है, अब ये पूरी क्लॉज वेयर वी मेट यस्टरडे, ये पूरी बात, ये पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसके लिए यूज किए जा रहे हैं? 100 वर्ब के लिए। किसके लिए? 100 के लिए। कहाँ देखा? वेयर के, तो ये किसका रिप्लाई है? वेयर यूज आया, वेयर के रिप्लाई एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी एडवर्ब होते हैं। ठीक है, तो आप इसको बोलोगे एडवर्ब क्लॉज। क्या बोलोगे? एडवर्ब क्लॉज बोलोगे। ये क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि वेयर वी मेट हिम यस्टरडे ये 100 वर्ब के लिए यूज की जा रही है। अब देखो इसको क्लॉज क्यों बोले? क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। ये पूरा का पूरा पार्ट एक ही सेंटेंस का है। तो अब क्लॉज क्या होती है? क्लॉज भी एक सेंटेंस का छोटा पार्ट होती है, जिसके अंदर खुद का एक सब्जेक्ट और खुद का एक वर्ब होती है। ठीक है, उसको हम क्लॉज बोलते हैं। 2-3 एग्जाम्पल और है, फिर ये हमारा क्लॉज वाला वो खत्म हो जाएगा। और देखना इधर देखो, द प्राइस ऑफ दिस कार इज वेरी हाई। द प्राइस ऑफ दिस कार इज वेरी हाई। अब देखो इज वेरी हाई आपने एक प्रेडिकेट लिखा। अगर इसकी सब्जेक्ट की बात करूं तो द प्राइस इज हाई, द प्राइस हाई थोड़ी है बाबू। अच्छा, कार भी हाई नहीं है, ये पूरी बात, द प्राइस ऑफ दिस कार, ये पूरी की पूरी बात, ये सब्जेक्ट है किसका? इस प्रेडिकेट का। तो अब देखो ग्रुप ऑफ वर्ड सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। आप इसको बोलोगे नाउन फ्रेज। क्या बोलोगे? क्योंकि नाउन या प्रोनाउन का ही काम होता है सब्जेक्ट की तरह बनना, तो ये होगी नाउन फ्रेज। क्या होगी? नाउन फ्रेज। बाबू द प्राइस इज वेरी हाई नहीं है, कार भी हाई नहीं है, इस कार की प्राइस हाई है, तो ये पूरी की पूरी बात सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। ठीक है, एक और देखो, आई नो हाउ वी escaped from the prison। अब एक चीज़ देखो, वो तो सब छोड़ो, अगर बाबू मैं सिर्फ इतनी बात लिख दूँ आई नो, तो ये बात पूरी हो जाएगी? क्यों? क्योंकि नो को ऑब्जेक्ट चाहिए। नो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। आई नो, व्हाट डू यू नो, whom डू यू नो, ये तो पूछोगे आई नो। अब आई नो क्या? ये जो नो वर्ब है बाबू वो ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। इसके बाद आप नाउन या प्रोनाउन जरूर लिखोगे। आई नो अ मैन, आई नो अ गाय, ठीक है, ऐसे लिखोगे, क्योंकि मतलब नाउन, नो के बाद या तो नाउन लिखोगे या प्रोनाउन लिखोगे। अब आपने क्या किया? आई नो लिखो, उसके बाद क्या नो, हाउ ही एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन, ये पूरी की पूरी बात आप जानते हो कि किस तरीके से भागा प्रिजन से।
अब आप ये हाउ ही एस्केप फ्रॉम द प्रिजन, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, इस ग्रुप ऑफ वर्ड में ही सब्जेक्ट है, एस्केप्ड वर्ब है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है और द प्रिजन उसका ऑब्जेक्ट। तो अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड इस नो वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट होती है वो नाउन या प्रोनाउन होती है, और इस पर्टिकुलर केस में ये नाउन है। और ये इस ग्रुप ऑफ वर्ड में भी क्या हो गया कि सब्जेक्ट भी दिया हुआ है और वर्ब भी दी हुई है, तो हम इसको नाउन क्लॉज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नॉन क्लॉज। नाउन क्लॉज के भी तो वर्ब के लिए काम कर रहा है ना। हाँ बाबू, वर्ब के लिए काम कर रहा है। वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है ना। हाउ ही एस्केप फ्रॉम द प्रिजन, नो नो तो आप यही करते हो, नो क्या है, या तो नो इंसान को करोगे, चीज को करोगे, या अब आपने ये पूरी की पूरी बात नो करिए, ठीक है। एक और देखो, where he has gone is still a mystery, where he has gone is still a mystery। बाबू is still a mystery क्या है? ये प्रेडिकेट हो गया, मतलब नई इंफॉर्मेशन तो यही है, ये प्रेडिकेट हो गया। इसका सब्जेक्ट में पता लगाना है, ही इज स्टिल अ मिस्ट्री, ये वाली बात सब्जेक्ट है। अच्छा, हैज गॉन इज अ मिस्ट्री, वेयर इज अ मिस्ट्री, ये पूरी की पूरी बात, ये पूरी की पूरी बात सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट होने का मतलब नाउन या प्रोनाउन। अब आप देखो, ये है नाउन। अब इस नाउन में भी आप एक देखो, एक सब्जेक्ट दिया हुआ है और एक वर्ब दी हुई है, तो ये पूरी की पूरी क्लॉज आप जो है सब्जेक्ट की तरह काम करिए, आप इसको नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज बोल दोगे। क्या बोलोगे? नाउन क्लॉज, क्योंकि कोई भी चीज़ नाउन होती है, प्रोनाउन होती है, वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनती है। अब इज अ मिस्ट्री जो है, इसका सब्जेक्ट ये पूरी बात वेयर ही हैज गॉन, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूँ फिर छुट्टी। आज तबीयत बहुत खराब हो गई है, अल्लाह आपको शिफा दे। आमीन। रौन या सिग्मा इधर देखो, that plants have feelings was proved a long ago। That plants have feelings was proved a long ago। बाबू was proved a long ago, ये यही तो नई बात है, यही तो प्रूव किया गया, ये प्रेडिकेट हो गया। क्या प्रूव किया गया था? प्लांट was proved long ago, फीलिंग्स was proved long ago, ये पूरी की पूरी बात। अब ये पूरी की पूरी बात जो है वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो ये हो गई नाउन, ठीक है। अब ये जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें सब्जेक्ट भी है, प्लांट अपने आप में एक सब्जेक्ट है खुद भी वर्ब है, ठीक है। तो आप इसको बोलोगे नाउन क्लॉज। मैं समराइज कर देता हूँ। अगर एक वर्ड नाउन की तरह काम करे तो आप उसको नाउन बोल देते हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड नाउन की तरह काम कर रहे हैं, नाउन फ्रेज। अगर उन ग्रुप ऑफ वर्ड में एक सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है तो आप उसको नाउन क्लॉज बोल दो। इसी तरीके से एक वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करे, एडजेक्टिव। अगर एक से ज़्यादा वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, जैसे सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव फ्रेज। अगर एक से ज़्यादा वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं और उन वर्ड्स में एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों है तो आप उसको एडजेक्टिव क्लॉज बोल दो। एडवर्ब, अगर एक वर्ड एडवर्ब की तरह काम करे, एडवर्ब। अगर एक से ज़्यादा वर्ड एडवर्ब की तरह काम कर रहे हैं, कहने का मतलब ये कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन एडजेक्ट वर्ब का एग्री फॉर्म लिखिए, वो एडजेक्टिव की एडवर्ब की तरह काम कर रहे हैं, एडवर्ब फ्रेज। एक से ज़्यादा वर्ड एडवर्ब की तरह काम कर रहे हैं और उन वर्ड में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं तो आप उसको एडवर्ब क्लॉज बोल दो। सब एक ही टाइप का ना है। हाँ सब एक ही। हाँ, तो आज के लिए इतना काफ़ी। लेट्स जमा